हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी को, और इसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को मैं टच करने की कोशिश करूंगा। ये आपके हर एक एग्ज़ाम में यूज़फुल रहेंगे, वो आपका अलाइड हो, यूपीएससी प्री हो, आपका मेंस हो या आपका सिविल सर्विसेज स्टेट लेवल की हो। तो इसमें जो मैं कवर करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट्स को, वो है महात्मा गांधी का जीवन परिचय, गांधी जी के द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन, शिक्षा पर गांधी जी के विचार, गांधी जी के धार्मिक विचार, अहिंसा का सिद्धांत, सत्याग्रह का सिद्धांत, सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर, राज्य का सिद्धांत, सर्वोदय की अवधारणा, सर्वोदय के साधन और आधुनिक समय में गांधी की प्रासंगिकता। तो इसमें जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है राज्य का सिद्धांत। गांधी राज्य के बारे में उनके क्या विचार थे, वो पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरी इस जो गांधी के ऊपर जो मेरी दूसरी वीडियो होगी वो रहेगी फैक्चुअल पार्ट्स के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट महात्मा गांधी। तो सबसे पहले जीवन परिचय से शुरू करते हैं। वैसे थोड़ा बहुत सभी को आइडिया है महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी तथा माताजी का नाम पुतलीबाई था। ब्रिटिश शासन के दौरान इनके पिता पोरबंदर, राजकोट व बीकानेर के दीवान रहे थे। वह अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे और उनकी जो माता पुतलीबाई थी वो धार्मिक विचारों वाली महिला थी, जिसका गांधी जी के व्यक्तित्व के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत के अनुसार हुआ था, तो उनके जीवन पर वैष्णव धर्म का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। गांधी जी का विवाह सन 1833 में मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा माखन जी से हुआ था। तो कई बार पूरा नाम यहाँ पे पूछा जाता है, तो कस्तूरबा माखन इनका पूरा नाम था और बाद में लोग प्यार से उन्हें बा कहने लगे थे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात उनके पिता का स्थानांतरण राजकोट हो जाने के कारण गांधी जी की अग्रिम शिक्षा राजकोट से हुई। गांधी जी ने 1887 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और आगे की पढ़ाई के लिए वे भावनगर सामलदास कॉलेज में प्रवेश लेने चले गए। गांधी जी 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। गांधी जी ने लंदन में वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की। तो लंदन में पहली जो सोसाइटी की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की वो थी वेजिटेरियन सोसाइटी, और इसके कार्यकारी सदस्य भी उन्हें बनाया गया था। यहाँ उनकी मुलाकात थियोसॉफिकल सोसाइटी के कुछ लोगों से हुई, जिन्होंने गांधी जी को भगवत गीता पढ़ने के लिए दी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इन्हें भगवत गीता पढ़ने के लिए दी थी। यहाँ 3 वर्षों 1888 से लेके 1891 तक रहकर अपनी बैरिस्ट्री यानी लॉ की पढ़ाई उन्होंने पूरी की और 1891 में वे भारत वापस लौट आए। लेकिन कुछ ही समय बाद अफ्रीका स्थित एक कंपनी ने उन्हें कानूनी सलाहकार के पद के लिए प्रस्ताव भेजा। गांधी जी ने वो प्रस्ताव स्वीकार किया और गांधी जी अफ्रीका चले गए। वहाँ पर 20 वर्षों तक वो रहे। अफ्रीका में रहकर गांधी जी को रंग भेद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और आपने सुना भी होगा कि सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। तो ये एक नाम एक बार आपने फिर से सर्च कर लेना, क्या वो सेंट पीटर्सबर्ग ही थी जहाँ पे उन्हें बाहर फेंका गया था रेलगाड़ी से। तो आप इसको कमेंट में मुझे लिखें, ठीक है। और क्योंकि रंगभेद की नीति अफ्रीका में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पे उन्होंने सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट चलाया था, ठीक है, जो कि काफ़ी सफल हुआ था। गांधी जी 1915 में 46 वर्ष की उम्र में भारत लौटे और
भारत की स्थिति को जानने हेतु यहाँ का अध्ययन किया और गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्हीं के कहने पर गांधी जी ने 1 वर्ष बिना किसी आंदोलन के व्यतीत किया और इन्होंने भारत भ्रमण किया भारत की स्थिति को जानने के लिए। वर्ष 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की और फरवरी 1916 में गांधी जी ने पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मंच से अपना पहला भाषण दिया। गांधी जी के द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन जो कि हमेशा एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, पहला आंदोलन इन्होंने जो किया वो है चंपारण आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। अब जो ये चंपारण आंदोलन है, चंपारण आंदोलन बेसिकली जो चलाया गया था ये जो किसानों को नील की खेती के लिए विवश किया जाता था उसके लिए चलाया गया था। और खेड़ा सत्याग्रह ये मिल मजदूरों की हड़ताल को समर्थन देने के लिए किया गया था क्योंकि उनसे काफ़ी ज़्यादा काम लिया जा रहा था और काफ़ी उनका शोषण किया जा रहा था। गांधी जी को सबसे अधिक लोकप्रियता जो मिली थी वो चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह से ही मिली थी। चंपारण और खेड़ा में जमींदार अंग्रेजी हुकूमत का संरक्षण होने के कारण निर्धन गरीब किसानों का शोषण कर रहे थे। किसानों के साथ होने वाले शोषण के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह आरंभ किया। तो ये चंपारण सत्याग्रह में जमींदार काफ़ी ज़्यादा शोषण कर रहे थे और जो दूसरा आपका खेड़ा सत्याग्रह है ये मिल जो मालिक है वो मजदूरों का शोषण कर रहे थे। सेकंड इनके द्वारा आंदोलन चलाया गया है वो है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत का क्या मतलब होता है, ये खलीफा के सपोर्ट में चलाया गया था। तो जो खिलाफत आंदोलन है वो हालांकि इंडिया में मुस्लिम लीग ने चलाया था, तो गांधी जी ने गरीब मजदूरों के बाद मुसलमानों द्वारा आरंभ किए गए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। उस टाइम हुआ क्या था, अंग्रेज़ों ने तुर्की के जो खलीफा थे उनको पद से हटा दिया था और जो खलीफा की शक्ति थी उसको पूरी तरीके से कुचल दिया था। तो गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और हालांकि इसमें ब्रिटिश सरकार को उन्हें बिना किसी शर्त के छोड़ना पड़ा जब उन्हें जेल में डाला गया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के बाद ये ऊपर वाला यहाँ पे थोड़ा हो गया है। खिलाफत आंदोलन बेसिकली तुर्की के खलीफा के लिए चलाया गया था। उसके बाद है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन एक्चुअली ये रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए लाया गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हो रहा था जिसमें जनरल डायर ने बिना किसी कारण के निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां चला दी थी, जिससे वहां उपस्थित 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और करीब 2000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो गए थे। ठीक है, और गांधी जी ने इस काले कानून, पहला तो आपका रॉलेट एक्ट है, इस काले कानून के खिलाफ, और दूसरा जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी इसके खिलाफ उन्होंने असहयोग आंदोलन वहाँ पे शुरू कर दिया था। चौथा इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को तोड़ने का निर्णय लिया। ठीक है, और ये 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा द्वारा नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा गया। उन्होंने दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक बनाया और कानून की अवहेलना की। दोस्तों, यहाँ पे जो फैक्ट्स रह रहे हैं, काफ़ी फैक्ट यहाँ पे ऐसे हैं जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जैसे कि दांडी मार्च कब से शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, कितने दिन लगे, ठीक है, कौन कौन से इसके अंदर स्टेप्स उन्होंने लिए, तो वो मैं फैक्चुअल वीडियो के अंदर आपको टोटली बताने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया गया था। हालांकि इस आंदोलन में गांधी जी को कई बार जेल जाना पड़ा था, परंतु देश के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ के माध्यम से इस आंदोलन को चलाते रहे। 30 जनवरी 1948 को शाम को 5:17 पर इवनिंग में
5:17 पर नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी को 3 गोलियां मारी गई थी और उनके जो अंतिम शब्द थे वो निकले थे, हे राम। उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के राजघाट पर उनकी समाधि स्थल उनका बनाया गया है। तो राजघाट से संबंधित अभी लेटेस्ट एक क्वेश्चन भी आया था कि जो 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था, तो वो कहाँ से शुरू किया गया था? वो शुरू किया गया था राजघाट से, क्योंकि महात्मा गांधी का ये कॉन्सेप्ट है सफाई का, ठीक है, स्वच्छ भारत का। शिक्षा पर गांधीवादी विचारों को देख लेते हैं। गांधी जी का मानना था कि किसी भी देश की सामाजिक, नैतिक और आर्थिक प्रगति अंततः शिक्षा पर निर्भर करती है। उनकी राय में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य आत्म मूल्यांकन है, ठीक है, अपने आप को मूल्यांकित करना। उनके अनुसार छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो उचित शिक्षा का होता है, और उचित शिक्षा के अभाव में अच्छा चरित्र निर्माण नहीं हो सकता है। गांधी जी की शिक्षा की अवधारणा को बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पेपर 1 में भी आता है कि गांधी जी की जो शिक्षा योजना है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बेसिक एजुकेशन, या वर्धा शिक्षा की वर्धा प्रणाली भी इसे कहा जाता है। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में नैतिक और धार्मिक शिक्षा को भी सम्मिलित करने पर बल दिया, जो कि आप अभी देखते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्राइमरी लेवल पे आप देखते हैं नैतिक शिक्षा लगी है, ठीक है। इनकी शिक्षा अवधारणा के उद्देश्य जो थे, पहला उद्देश्य था अच्छे चरित्र का निर्माण करना, दूसरा था आदर्श नागरिक बनाना, स्वावलंबी का मतलब होता है कि आप अपना रोज़गार खुद चुन सको, आपको रोज़गार के लिए कहीं भटकना ना पड़े, उसके लिए इन्होंने कुटीर उद्योगों का भी सिद्धांत दिया था, ठीक है, स्वावलंबी। उसके बाद है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, चहुमुखी विकास करना, उनके कैरेक्टर का विकास करना, ठीक है। अब देखते हैं गांधी जी के धार्मिक विचार। तो गांधी जी के क्योंकि गांधी जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और उनके पिता दीवान थे, इसलिए अन्य धर्मों के लोगों से मिलने का भी उन्हें काफ़ी अवसर मिला, और उनके कई ईसाई और मुस्लिम दोस्त थे। साथ ही गांधी जी अपनी युवा अवस्था में जैन धर्म से काफ़ी प्रभावित हुए थे। गांधी जी ने सत्याग्रह की अवधारणा हेतु जैन धर्म के प्रचलित सिद्धांत अहिंसा से प्रेरणा ली। तो अहिंसा को जो इनका सिद्धांत है, बेसिकली वो जैन धर्म से इन्होंने अपनाया है। गांधी जी ने भगवान को सत्य के रूप में उल्लेखित किया था। उनका कहना था कि मैं लकीर का फ़कीर नहीं हूँ। वे संसार के सभी धर्मों को सत्य और अहिंसा की कसौटी पर कसकर देखते थे, और जो उन्हें लगता था कि ये अहिंसा की कसौटी पे खरा नहीं उतर रहा है, उसको ये नकार देते थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध और व सुकरात की तरह जीवन भर सत्य की खोज में अपना जीवन व्यतीत किया तथा सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित राजनीति के व्यवहारिक पहलू पर जोर दिया। इनका जो पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट रोल रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका जो योगदान है वो है राजनीति का आध्यात्मीकरण। आध्यात्मीकरण इन्होंने राजनीति का किया, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो महात्मा गांधी जी की महत्वपूर्ण देन राजनीति का आध्यात्मीकरण करना है। गांधी जी राजनीति से पहले एक धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने राजनीति और धर्म के बीच एक अटूट रिश्ता कायम किया और राजनीति को धर्म पर आधारित करके निस्वार्थ लोक सेवा तथा नैतिकता के विकास का साधन बनाया। उनकी दृष्टि में धर्महीन राजनीति की कल्पना करना सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने राजनीति के विकृत रूप को मिटाने के लिए उसका आध्यात्मिकरण पर बल दिया, ठीक है। उन्होंने राजनीति के विकृत रूप के बारे में लिखा, मैं जिन धार्मिक व्यक्तियों से मिला हूँ उनमें से अधिकांश छिपे वेश में राजनीतिज्ञ है, किंतु राजनीतिज्ञ का चोला धारण करने वाला मैं अपने हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। तो उनकी कोटेशन भी कई बार डायरेक्ट पूछी जाती है, तो इसको भी आपने एक बार ध्यान में रखना है। अहिंसा का सिद्धांत, तो अहिंसा का सिद्धांत मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। अहिंसा का जो बेसिक सिद्धांत है इन्होंने ये ईसाई धर्म से लिया। इसके अलावा अहिंसा का सिद्धांत गांधी जी ने प्राचीन धार्मिक ग्रंथों बाइबल,
के प्रवचनों तथा टॉलस्टॉय की रचना द किंगडम्स ऑफ गॉड विद इन यू से ग्रहण किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है ईसाई धर्म, जो कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, उसके बाद आपके बाइबल और टॉलस्टॉय की रचना से भी इन्होंने ये सिद्धांत ग्रहण किया है। गांधी जी का व्यवहारिक अनुभव यह रहा कि अहिंसा हिंसा से अधिक शक्तिशाली होती है, अहिंसा ही प्रेम और आदर की जननी है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा से तात्पर्य किसी को ना मारने से नहीं है। जैसे आप समझते हैं ना कि किसी को मारना हिंसा है, तो इनके अनुसार अहिंसा का तात्पर्य किसी को ना मारने से नहीं है। उन्होंने अहिंसा शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है। उन्होंने अहिंसा को परिभाषित करते हुए कहा, सृष्टि के सब प्राणियों को मन, वाणी और कर्म से किसी भी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचाई जाए। तो अधिकतर लोग क्या समझते हैं, अहिंसा का मतलब होता है किसी को ना मारने से, लेकिन उन्होंने बोला कि मन, कर्म और वाणी से किसी के बारे में अगर आप बुरा सोचते हो तो वो भी हिंसा है। इसलिए अगर आप इन सब के प्रति अच्छा सोचते हो तो वो अहिंसा है। ठीक है, इसलिए गांधी जी ने अहिंसा को आत्मिक या देवीय शक्ति माना है। गांधी जी ने अहिंसा का समर्थन ऐतिहासिक आधार पर भी किया है। उनका कहना है कि आज तक का मानव इतिहास संघर्षों का इतिहास ना होकर अहिंसा का इतिहास है। इन्होंने एग्जाम्पल देकर बताया था कि पहले आदि मानव क्या है, पशुओं की हत्या कर देते थे, जानवरों की हत्या कर देते थे, तो वो हिंसा में इन्होंने काउंट नहीं किया है, क्योंकि उस टाइम की वो मजबूरी थी, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन जो इतिहास के अंदर आप देखोगे, जैसे जैसे फसलें उगाई जाने लगी तो उन्होंने धीरे धीरे मांस खाना बंद कर दिया है। तो आप कह सकते हैं कि मनुष्य को इन्होंने विवेकशील प्राणी और अहिंसक प्राणी माना है। अब अहिंसा के सिद्धांत के रूप में अगर आप देखोगे तो अहिंसा को इन्होंने दो प्रकार में बांटा है, टू टाइप्स ऑफ, इन्होंने अहिंसा को टू टाइप्स में बांटा है। पहला है नेगेटिव नॉन वायलेंस और दूसरा है पॉजिटिव नॉन वायलेंस। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक अहिंसा का अर्थ है किसी व्यक्ति को वे कार्य नहीं करने चाहिए जो सत्य पर आधारित नहीं है। इसमें किसी प्राणी को काम, क्रोध, विद्वेष की भावना से वशीभूत होकर हिंसा ना पहुंचाना शामिल है। ठीक है, सकारात्मक अहिंसा का अर्थ अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध उदासीन बने रहना नहीं, बल्कि उसका सक्रिय किंतु शांतिपूर्वक विरोध करना है। तो नकारात्मक से यहाँ पे मतलब हुआ कि अपने आप को रोकना। नकारात्मक से मतलब हुआ अपने आप को रोकना, किसी को भी ठेस पहुंचाने से, किसी को भी हानि पहुंचाने से। सकारात्मक से मतलब हुआ कि आप क्या करोगे, आप उदासीन नहीं बने रहोगे, कि आपके सामने कोई पिट रहा है तो उसको आप देखते नहीं रहोगे, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाओगे, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से, आप हिंसा उसमें नहीं करोगे। वो है पॉजिटिव नॉन वायलेंस। तो अहिंसा के तत्वों के बारे में गांधी जी का कहना है कि अहिंसा के अंदर सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। इसमें करुणा की भावना का भी समावेश होता है। इसके 4 मूल तत्व होते हैं। अहिंसा के जो पहला तत्व होता है प्रेम। जिस तरह हिंसा का आधार विद्वेष होता है या घृणा होती है, उसी तरह अहिंसा प्रेम पर आधारित होती है। धैर्य। एक अहिंसावादी व्यक्ति कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता है। अन्याय का विरोध। अहिंसा निष्क्रियता, अकर्मण्यता, उदासीनता नहीं है, बल्कि अन्याय या बुराई का प्रतिरोध करते रहना ही अहिंसा है। ठीक है। वीरता। गांधी जी का कहना है कि अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का मानसिक दृष्टि से भी सबल होना जरूरी है। अहिंसा कायरों का शस्त्र नहीं, वीरों का शस्त्र होता है। ये फेमस कोटेशन गांधी जी की। अहिंसा के नियम देख लेते हैं। गांधी जी ने अहिंसा के 5 नियम बताए हैं। पहला नियम है अहिंसा में पूर्ण आत्मशुद्धि निहित है, यानी आत्मा की शुद्धि अगर आपकी होती है तभी आप अहिंसा के सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। अहिंसा की शक्ति हिंसा करने वाले व्यक्ति के विचार की अपेक्षा उसके सामर्थ्य के ठीक अनुपात में होती है। अहिंसा हिंसा से सर्वोच्च होती है।
अहिंसा में कभी हार नहीं होती है। भले ही लोगों को लगे कि इसको 4 थप्पड़ मार दिए गए हैं तो लोगों को लगता है ये हार गया है, लेकिन उसने क्या किया है, उसने उसका प्रतिरोध नहीं किया है। इसलिए गांधी जी बोलते हैं कि अहिंसा में कभी भी हार नहीं होती है। अहिंसा का परम उद्देश्य अवश्यंभावी विजय है। तो अहिंसा का जो उद्देश्य होता है वो विजय की प्राप्ति होता है। साध्य और साधन का एंड एंड मीन्स का सिद्धांत जो इनका है वो पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गांधी जी का मानना था कि अच्छे साधन यानी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अच्छे साध्य का मतलब होता है एंड। अगर आपने कोई अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए अच्छे साधन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी विचारधारा मैकियावेली, कार्ल मार्क्स, लेनिन, मुसोलिनी तथा हिटलर से बिल्कुल अलग थी। वे शक्ति के घोर विरोधी थे। तो शक्ति के गांधी जी क्या है, घोर विरोधी थे। गलत साधन कभी भी अच्छे साध्य का आधार नहीं बन सकते। अच्छा साधन ही अच्छा साध्य प्राप्त कर सकती है। गांधी जी ने साधन और साध्य की तुलना बीज और फल से करते हुए कहा कि जिस प्रकार के बीज होंगे उसी प्रकार का फल आएगा। अगर आप अच्छे फल बोओगे तो अच्छा फल आपको मिलेगा, कड़वे बीज आप बोओगे तो आपको क्या है, कड़वे ही फल मिलेंगे। इनके अनुसार साध्य और साधन परिवर्तनशील है। साध्य साधन का रूप ले सकता है और साधन साध्य का, इसलिए कोई भी साध्य अंतिम नहीं होता है। तो ये एग्जाम्पल से यहाँ पे आप समझ सकते हैं साध्य और साधन एक ही है, मतलब परिवर्तनशील है। साध्य साधन का रूप ले लेता है और साधन साध्य का। जैसे बीज फल का रूप ले लेता है और फल से ही बीज निकलते हैं। ठीक है। साध्य और साधन की एकता पर जोर। गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन का अभिन्न अंग है। ठीक है। गांधी जी के अनुसार साधन साध्य का अभिन्न अंग है, इसे साध्य से अलग नहीं किया जा सकता। इन दोनों में आंगिक एकता पाई जाती है। फल और बीज से आप इसको इजीली समझ पाए होंगे। नैतिक नियमों में विश्वास। उनका आत्मबल पर गहरा विश्वास था। उनका कहना था कि सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों के पीछे मनुष्य का शुद्ध और पवित्र भाव होना चाहिए। आत्मा के विपरीत किया गया कार्य राजनीति के क्षेत्र में भी ठीक नहीं हो सकता। तो ये इनका आप देख सकते हैं साधन और साध्य का सिद्धांत है। अब आगे ये बोलते हैं कि साध्य को प्राप्त करने की कौन कौन से साधन अच्छे हैं, कौन कौन से मीन्स आप एंड को अचीव करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो मेनली सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। तो गांधी जी के अनुसार सत्य साध्य की प्राप्ति का प्रमुख साधन है। उनके अनुसार धर्म और ईश्वर सत्य है। सत्य की खोज आत्मा के द्वारा संभव हो सकती है और उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। सत्य एक वृक्ष की तरह है, जिसको जितना पोषित किया जाता है उतने ही अधिक वो फल देता है। गांधी जी का मत था कि एक अच्छे साध्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसा रूपी साधन का प्रयोग आवश्यक है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में अहिंसा के ऊपर बल दिया। उसके साथ इन्होंने सत्याग्रह की भी बात की। सत्याग्रह को हम बाद में डिटेल में समझेंगे, सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट क्या था। गांधी जी ने सत्याग्रह को भी साध्य की प्राप्ति का प्रभावशाली साधन माना है। उनके अनुसार सत्याग्रह से हिंसा मुक्त समाज की स्थापना की जा सकती है। सत्य और अहिंसा पर आधारित अपनी आत्मिक शक्ति के प्रयोग से न्याय के लिए लड़ना सत्याग्रह है। तो दोस्तों, अगर आप इसके नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका प्रिंट लेना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन से इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। NTA-NET के हिसाब से 20 थिंकर्स मैंने इंडियन थिंकर्स के कंप्लीट किए हैं अपने नोट्स के अंदर। ठीक है। तो अब देखते हैं सत्याग्रह का इनका सिद्धांत। उनका यह सिद्धांत सत्य की अवधारणा पर आधारित है। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। इसे वहां पर निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया गया। हालांकि गांधी ने इस बात को स्पष्ट किया कि सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध दोनों अलग है। निष्क्रिय प्रतिरोध को गांधी जी बुरा मानते थे और सत्याग्रह को ये अच्छा मानते थे। ठीक है। सत्याग्रह का अर्थ, साधारण शब्दों में सत्याग्रह सत्य जमा आग्रह 2 शब्दों से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है
सत्य पर आरूढ़ रहकर बुराई का विरोध करना, यानी सत्य के ऊपर अड़े रहना और बुराई का विरोध करना। हिंसा, भय और मृत्यु से विचलित इसे नहीं कर सकती। जो भी सत्याग्रही होता है उसे ना तो हिंसा, भय, मृत्यु विचलित नहीं कर सकते हैं। यह सत्य के लिए एक तपस्या है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में इसे आत्मबल भी कहा है। गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाओं में सत्याग्रह संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। सत्याग्रह की विशेषताएं। सत्याग्रह की सबसे पहली विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता है सत्याग्रह आत्मबल का प्रयोग है। आत्मबल का प्रयोग। सत्याग्रह, जब आप सत्याग्रह पे अड़े हैं तो आपके ऊपर जितना मर्जी वायलेंस प्रशासन द्वारा किया जाए, आपको जितना मर्जी धमकाया जाए, डराया जाए, लेकिन आपका आत्मबल इतना ऊंचा होना चाहिए कि आप सत्य के लिए आग्रह कर पाओ। स्वयं कष्ट सहना सत्याग्रह का अनिवार्य भाग है, यानी आपके ऊपर अगर दमन भी किया जा रहा है फिर भी आपको सत्य के ऊपर अड़े रहना है। किसी लालचवश आपको क्या है, सत्याग्रह से हटना नहीं है। सत्याग्रह विरोधी के हृदय को विवेक तथा अपील से बदलता है। तो सत्याग्रह का ये अगर कॉन्सेप्ट आपने अपने जीवन में भी अपना लिया तो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे और आपके विद्रोही आपके सामने कम टिकेंगे। तो सत्याग्रही क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कोई गालियाँ मार रहा है तो आप क्या बोलोगे, कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, शायद मेरी ही गलती है, ठीक है। ये आप उसको इस तरीके से उसका आभास दिलाओगे कि हाँ हम गलत है, कोई बात नहीं, लेकिन हम सत्य के रास्ते से नहीं हटेंगे। तो धीरे धीरे क्या है, सामने वाला भी आपके ऊपर कम अत्याचार करेगा। गांधी जी का कहना है कि सत्याग्रह व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसकी उत्पत्ति आत्मा से हुई है। क्योंकि सत्याग्रह व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है तो सत्याग्रह के लिए इंसान हमेशा हड़तालें भी कर सकता है, वो आंदोलन भी कर सकता है, लेकिन नॉन वायलेंट। सत्याग्रह का सार्वभौमिक प्रयोग। सत्याग्रह का सार्वभौमिक प्रयोग है। सत्याग्रह जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में निर्बाध रूप से किया जाता है। सत्याग्रह में कुछ भी गुप्त नहीं रखा जाना चाहिए। सत्याग्रही का प्रत्येक कार्य जन समर्थक होना चाहिए। छिपाकर किया गया कार्य अविश्वास को जन्म देता है। इससे सत्याग्रह का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। सत्याग्रह सामाजिक हित के लिए किया जाता है, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं। तो सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में इन्होंने अंतर बताया। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, निष्क्रिय प्रतिरोध जो कि अरबिंदो घोष ने दिया था, इसको इन्होंने बुरा माना है और अपने सत्याग्रह को इन्होंने अच्छा माना है। जब गांधी जी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में अपना सत्याग्रह आरंभ किया तो उसे निष्क्रिय प्रतिरोध कहा गया, लेकिन गांधी जी ने इस भ्रांति को जल्द ही खत्म कर दिया कि दोनों अलग अलग हैं। आम आदमी इन दोनों को एक ही मान बैठता है क्योंकि ये दोनों अत्याचार व अन्याय का सामना करने के लिए, उन्हें समाप्त करने के लिए एक साधन के रूप में अपनाए जाते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का अस्त्र है। अब देखिए क्या अंतर बताया। निष्क्रिय प्रतिरोध जो है वो निर्बलों का, आप बोल सकते हैं दुर्बलों का अस्त्र है गांधी के अनुसार, और यह स्वार्थ सिद्धि के लिए जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग की आकांक्षा रखता है। अब प्रतिरोध का मतलब है भले ही आप निष्क्रिय कर रहे हैं, निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे तिलक ने दिया था, अरबिंदो घोष ने दिया था, उन्होंने क्या बोला था, अगर आप डायरेक्टली क्या है विरोध नहीं कर सकते अंग्रेज सरकारों का तो निष्क्रिय रूप से करो। निष्क्रिय रूप का मतलब क्या है कि आप उनको क्या करोगे, उनका सामान जो उन्होंने दिया उसको जला दोगे या फिर इस तरीके का आप उनको सहयोग नहीं दोगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे प्रतिरोध आप उनका करोगे, उनको क्या है, आप उनकी आलोचना आप वहाँ पे करोगे। लेकिन जिसकी गांधी ने बिल्कुल आलोचना की है कि ये क्या है, दुर्बलों का अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह बलवानों का अस्त्र है। इसे किसी भी अवस्था में बल प्रयोग की आज्ञा नहीं होती है, ठीक है। तो बेसिकली निष्क्रिय प्रतिरोध में बल प्रयोग भी किया जा सकता है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक शस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक अस्त्र है। निष्क्रिय प्रतिरोध राजनीति में ही होता है, लेकिन सत्याग्रह क्या है, आत्मा का साधन है, जो कि पहले ही आपको बता चुका हूँ। निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु या विरोधी को तंग करने की भावना पर बल दिया जाता है।
जो शत्रु होते हैं उसको क्या है, तंग किया जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, निष्क्रिय पैसिव तरीके से। लेकिन सत्याग्रह में सत्याग्रही सारे कष्ट स्वयं ही झेलता है। निष्क्रिय प्रतिरोध हिंसा व घृणा पर आधारित होता है, जबकि सत्याग्रह प्रेम और अहिंसा पर आधारित होता है। तो सत्याग्रह के तरीके भी इन्होंने बताए हैं। सत्याग्रह के कई तरीके हैं, जैसे सत्याग्रह आज के टाइम पे भी होता है, जैसे बातचीत द्वारा समझौता किया जाना, कि पहले आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली जाओगे और प्रशासन से अपनी डिमांड रखोगे, बातचीत करोगे और वहाँ पे समझौता करने के लिए कोशिश करोगे। दूसरा होता है असहयोग। अगर समझौते से बात नहीं बनती है, प्रशासन आपकी बात नहीं मानता है, तो आप करोगे असहयोग। किसी भी देश का शासन उसकी सैनिक शक्ति पर नहीं बल्कि जनता के सक्रिय सहयोग पर आधारित होता है। यदि सरकार को जनता का सहयोग प्राप्त ना हो तो सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती, और इसी के चलते उन्होंने 1919 के एक्ट के बाद, जो काला एक्ट आया था, उसके बाद असहयोग आंदोलन चलाया था कि हम किसी भी प्रकार का सहयोग सरकार को नहीं करेंगे। उसके बाद सत्याग्रह का तरीका है हड़ताल। हड़ताल का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हड़ताल का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो जनहित में हो, इसके पीछे कोई ना कोई ठोस कारण होना चाहिए, और हड़ताल कानूनी दायरे में रहकर ही की जानी चाहिए। हड़ताल के दौरान कानून को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। हड़ताल से आशय किसी अन्याय का प्रतिकार करने के लिए समस्त गतिविधियों को बंद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है उपवास। तो हमेशा गांधी जी को आपने देखा होगा, वो उपवास पे बैठ जाते थे, धरने पे बैठ जाते थे, ठीक है। उपवास अहिंसा में सबसे अधिक प्रभावशाली व फलदायक शस्त्र है। इसके दो उद्देश्य है, एक तो उपवास करके आप आत्मशुद्धि करते हैं, और दूसरा है असत्य व अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार आप इसके द्वारा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1931 में इन्होंने शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक कानून को तोड़ने से आप समझ सकते हैं। तो सविनय अवज्ञा को गांधी जी ने सबसे अधिक प्रभावशाली अस्त्र माना है, जिसका उद्देश्य अनैतिक नियमों को तोड़ना है। अनैतिक नियमों को तोड़ना या ऐसे नियम जो गलत हैं, ठीक है। और ये असहयोग की अंतिम अवस्था है। सविनय अवज्ञा जब आप करोगे तो ये क्या है, असहयोग की अंतिम अवस्था है। सामाजिक बहिष्कार, जो व्यक्ति समाज हित के विपरीत आचरण करे और जनमत की अवहेलना करे तो उसका सार्वजनिक रूप से बहिष्कार कर देना चाहिए, लेकिन ये सारी कार्यवाही भी अहिंसक होनी चाहिए। नेक्स्ट है आर्थिक बहिष्कार। जब कोई व्यापारी मजदूर वर्ग व किसान वर्ग के हितों की अनदेखी करने लगे तो उसके सामान का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। आर्थिक बहिष्कार का मतलब उन्होंने ये नहीं बोला डायरेक्टली कि आप उसके सामान को जला दो, आपने क्या करना है, बस उससे सामान लेना बंद कर देना है। लास्ट उन्होंने बताया है हिजरत। सत्याग्रह का तरीका जो नेक्स्ट है वो है हिजरत। हिजरत का मतलब है देश छोड़कर चले जाना। गांधी जी ने कहा कि जब शासक या सरकार इतनी अन्यायी और अत्याचारी हो जाए कि उसके अत्याचारों को सहन करना जनता के वश में ना रहे तो जनता को वह राज्य छोड़कर चले जाना चाहिए। हज़रत मोहम्मद से ये इन्होंने सिद्धांत लिया है। हज़रत मोहम्मद के ऊपर जब धार्मिक कट्टरपंथियों ने मक्का में अत्याचार किए तो उन्होंने भी हिजरत किया था। उन्होंने मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान कर दिया था। नेक्स्ट इनके राज्य के सिद्धांत जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो राज्य के सिद्धांत के बारे में गांधी जी का जो सिद्धांत था वो अराजकतावादी सिद्धांत है, अनार्किस्ट थ्योरी है, और इन्होंने खुद को फिलोसॉफिकल अनार्किस्ट घोषित किया, दार्शनिक अराजकतावादी, ठीक है। तो अराजकतावादी का मतलब यहाँ पे आप इससे नहीं लेना है कि अराजकता फैली हुई है, वहाँ पे लोग आपस में लड़ रहे हैं, उस विचार का ये समर्थन करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अराजकतावाद पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट है, एक आप इसको विचार बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें वाद लगा है तो ये एक आइडियोलॉजी है। अराजकतावाद की जो आइडियोलॉजी है उसका मानना है कि जो व्यक्ति मानते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य नहीं होना चाहिए, उन्हें कहा जाता है अराजकतावादी। अराजकतावादी का मतलब ये नहीं है कि जो लोग हिंसा में विश्वास करते हैं या फिर मारकाट में या फिर दंगों में विश्वास करते हैं वो अराजकतावादी नहीं है। जो लोग मानते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए वो अराजकतावादी है।
गांधी जी ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। उन्होंने दार्शनिक आधार पर राज्य को व्यक्तित्व विकास में बाधा मानकर उसका विरोध किया है। गांधी जी का कहना है कि राज्य दंड और कानून का भय दिखाकर व्यक्ति से अपनी बात मनवा लेता है, इसलिए राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में न्यूनतम कार्यक्षेत्र में रहना चाहिए। मतलब कम से कम काम होने चाहिए, क्योंकि ये क्या है, लोगों के काम में इंटरफेरेंस करता है, उनके ऊपर दबाव बनाता है, पुलिस या भय दिखाकर उनसे अपनी मांगे मनवाता रहता है। गांधी जी राज्य को समाप्त करने के पक्ष में अपने मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि शासन व्यवस्था चाहे कितनी भी लोकतांत्रिक हो, फिर भी उसकी जड़ में सदैव हिंसा ही रहती है। राज्य जितना मर्जी लोकतांत्रिक अपने आप को बोले, अभी देखो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया के अंदर आप किसान आंदोलनों को प्रेजेंट में देखोगे तो किसान आंदोलनों में क्या हो रहा है, हिंसा ही का तो प्रयोग हो रहा है। भले ही हमारी जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक सरकार है, एनडीए एनडीए जो है डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, फिर भी हिंसा का प्रयोग हो रहा है। वह गरीबों का शोषण करता है और पूंजीपति वर्ग के हितों का पोषण करता है। यह पुलिस न्याय किसके द्वारा, ये पुलिस न्यायालय सेना आदि के माध्यम से व्यक्तियों पर अपनी इच्छा थोपता है। गांधी जी ने स्वयं को एक दार्शनिक अराजकतावादी विचारक कहा है। गांधी जी ने राज्य के स्थान पर एक आदर्श राज्य या राज्य विहीन लोकतंत्र, अब इन्होंने क्या बोला, स्टेटलेस डेमोक्रेसी की बात की है। और इसमें जो इन्होंने कहा है अपने राज्य को, इसे राम राज्य की कल्पना भी कहा जाता है। राम राज्य जो कि यूपी में अभी स्थापित हो चुका है, लेकिन वो वाला राम राज्य की ये बात नहीं करते थे। राम राज्य इनका दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसको हम आगे देखेंगे, इनके आदर्श राज्य के बारे में इनके विचार। स्टेटलेस डेमोक्रेसी हमने देख लिया है। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में इस आदर्श राज्य का व्यवहारिक ढांचा पेश किया है। अब देखते हैं आदर्श राज्य या राम राज्य की इनकी विशेषताएं, कि राम राज्य इनके अनुसार क्या होना चाहिए था। राम राज्य के अंदर व्यक्ति साध्य और राज्य साधन होगा, यानी व्यक्ति की सेवा करना किसका काम होगा, राज्य का काम। मानवता ही सबसे ऊपर होगी, मानवता सर्वोपरि होगी। दूसरा, राम राज्य में क्या होगा, शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा। गांधी जी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति में और धन के केंद्रीकरण को सारी बुराइयों की जड़ मानते थे। उनके मतानुसार बड़े पैमाने पर उत्पादन मनुष्य जाति के लिए अभिशाप है, यानी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज लगी है, एमएनसी लगी है, वो मानव जाति के लिए एक अभिशाप है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो आम आदमी का रोजगार छीन लेती है। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, कुटीर उद्योगों की स्थापना करनी पड़ेगी। इससे होगा क्या, शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा, आर्थिक संसाधनों का भी विकेंद्रीकरण होगा, और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनती है, पूंजीपति बनते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, जो कि हिंसा को बढ़ावा देता है। इसलिए विकेंद्रीकरण राजनीति और इकोनॉमी का होना चाहिए। न्याय, गांधी जी का मानना है कि न्याय व्यवस्था एक स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए ताकि जनता को न्याय पाने में कठिनाई ना हो। न्यायालय को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि स्वस्थ न्यायपालिका प्रणाली का विकास हो। लोगों को आपसी समस्याएं पंच निर्णय यानी कि आर्बिट्रेशन द्वारा हल करने का प्रयास करना चाहिए। न्याय व्यवस्था को सस्ता बनाना चाहिए ताकि आम आदमी न्याय को प्राप्त कर सके। पुलिस और जेलों के बारे में इनका विचार, हर समाज में विरोधी तत्व अवश्य पाए जाते हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की भी आवश्यकता पड़ती है। गांधी जी ने पुलिस व्यवस्था को पूर्णतः नए सिरे से कायम करते हुए कहा, यह पुलिस वर्तमान पुलिस पद्धति से बिल्कुल भिन्न होगी। इस पुलिस दल के सदस्य व्यक्ति ही होंगे जो अहिंसा में विश्वास रखते हैं। पुलिस के सदस्य सुधारक होंगे और उनका कार्य चोर डाकुओं तक ही सीमित होगा। समस्त अपराधियों को रोगियों की तरह देखा जाएगा और उनका मानसिक इलाज किया जाएगा जेलों के अंदर। तो ये सुधारवादी जेल व्यवस्था की यहाँ पे बात करते हैं।
इसके साथ इन्होंने प्रतिनिधि चुनाव की बात की, प्रतिनिधित्व और चुनाव जो समाज है उसके अंदर कैसा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं समाज की। तो प्रतिनिधित्व और चुनाव समाज में कैसे होने चाहिए। यद्यपि गांधी जी निर्वाचन और प्रतिनिधित्व के विरोधी नहीं थे, लेकिन जो प्रचलित प्रणाली उस टाइम की थी वो उसके विरुद्ध थे। निर्वाचन द्वारा जनता ये समझती थी कि उनका शासन उनका अपना शासन है, लेकिन इससे शोषण की प्रवृत्ति का जन्म होता है। उन्होंने यंग इंडिया में लिखा है, स्वराज्य से मेरा अभिप्राय उस भारत से है जिसमें शासन जनता की स्वीकृति से हो, जिसका निश्चय वयस्क जनसंख्या से सर्वाधिक बहुमत के द्वारा हो, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, वहीं जन्म लेने वाले व्यक्ति हो, अन्यथा बाहर से आकर बसे लोग हो, जिनको शारीरिक श्रम के द्वारा राज्य की सेवा में योगदान जिन्होंने दिया है, मतदाता सूची में उनका नाम शामिल करवा लिया जाना चाहिए और प्रत्येक 18 वर्ष के ऊपर के स्त्री पुरुष को वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए। बहुमत के शासन के बारे में इनका विचार, प्रतिनिधि शासन अल्पमत पर आधारित होने के कारण बहुमत का शोषण करता है, परंतु गांधी जी का यह उद्देश्य कभी नहीं रहा कि बहुमत अल्पमत का शोषण करे। अधिकार और कर्तव्य, गांधी जी ने नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं का पूर्ण समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर अधिक जोर दिया है। उनके अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा अधिकार कर्तव्यों का पालन करना ही है। इसके बाद ये अपने राज्य में धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करते हैं। गांधी जी के अनुसार धर्म आत्मा की वस्तु है। धर्म क्या है? आत्मा की एक वस्तु है। तो जरूरी नहीं कि हिंदू धर्म ही आत्मा की वस्तु हो, मुस्लिम धर्म भी आत्मा की वस्तु है, ईसाई भी, ठीक है, सिख धर्म भी। तो सारे धर्म क्या है? आत्मा की वस्तु है। इसका संबंध व्यक्ति के अंतःकरण से होता है, इसलिए व्यक्ति को धार्मिक मामलों में पूर्णतः स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसी कारण गांधी जी ने अपने राम राज्य की कल्पना में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का समर्थन किया। वर्ण व्यवस्था के बारे में विचार, गांधी जी प्राचीन वर्ण व्यवस्था में नया भाव भरने का प्रयास करते हैं। गांधी जी ने कहा कि दलित का विकास ही पूरे राष्ट्र का विकास है, इसलिए उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे जितने भी इनके विचार हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। जहाँ पे चाहिए की बात होती है वो होता है आइडियलिस्ट। तो जितने भी इनके विचार हैं वो आइडियलिस्ट विचार है। राम राज्य के बारे में आदर्शवादी इनके विचार है। बड़े बड़े आदर्श इन्होंने स्थापित किए हैं, उनको प्राप्त करना ना करना उसके बारे में इन्होंने बात नहीं की। अगर ये बात करते कि ऐसा होता है, प्रेजेंट टाइम में क्या होता था? दलितों का शोषण हो रहा था। प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा था? कोई राम राज्य नहीं था, किसी भी प्रकार की वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी, किसी भी प्रकार का वहाँ पे वर्ण व्यवस्था को फॉलो नहीं किया जा रहा था, जात पात था। तो आप इनके विचारों को एक बार क्रिटिकली जब एनालाइज करोगे तो इनके सारे विचार क्या है? आइडियलिस्ट। इन्होंने बोला ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इनका जो कहना है, प्रत्येक व्यक्ति अपने परंपरागत व्यवसाय में ही दक्ष होने चाहिए। गांधी जी ने लिखा है, मेरा विश्वास है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियां लेकर जन्म लेता है, लेकिन इस सिद्धांत का यह दोष है जो व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा होता है सदा के लिए उसी वर्ण में रहेगा। हालांकि इन्होंने जाति व्यवस्था की अपने फिलॉसफी में आलोचना की है, लेकिन वर्ण व्यवस्था का इन्होंने सपोर्ट या समर्थन किया है। ट्रस्टीशिप व्यवस्था, गांधी जी का कहना है कि वर्तमान समय में आर्थिक विषमता का कारण धनी वर्ग द्वारा आवश्यकता से अधिक धन तथा वस्तुओं का संग्रह करना है। इससे एक तरफ तो धन का अपव्यय बढ़ता है और दूसरी तरफ समाज में आपसी कटुता तथा घृणा का भाव भी बढ़ता है। इसलिए इन दोषों को दूर करने अर्थात आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए, बेसिकली आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए मनुष्य को आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने
ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पेश किया है। इससे अभिप्राय यह है कि धनी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक किसी वस्तु का स्वामी स्वयं को न मानकर समाज की धरोहर के रूप में उस व्यक्ति को मान्यता दे और स्वयं को उसका संरक्षक समझे। तो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत बेसिकली है, जो एक पूंजीपति है, पूंजीपति अपने आप को इस जितना भी उसके पास प्रॉपर्टी उसका मालिक ना समझे और उसको क्या है, लोगों के कल्याण के लिए उसको देना शुरू कर दे। सर्वोदय की अवधारणा, तो सर्वोदय की अवधारणा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका एक कॉन्सेप्ट है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। सर्वोदय के विचार का जन्म सर्वे भवन्तु सुखिनः भारतीय दर्शन के आधार वाक्य से निकला है। गांधी जी के मन में यह विचार रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ने के बाद आया और उन्होंने अपने मन में सबके कल्याण की बात बिठा ली। सर्वोदय का शाब्दिक अर्थ, सर्वोदय की अवधारणा गांधी जी ने रस्किन से ली है। रस्किन के दर्शन का मुख्य उद्देश्य था सबका उदय। इसी तरह गांधी जी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग भी समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए किया है। सर्वोदय समाज के कुछ लोगों का, बहुत लोगों या अधिकांश लोगों का उदय नहीं चाहता। हम ऊंच नीच, सबल निर्बल, विद्वान मूर्ख सभी के हित से ही संतुष्ट हो सकते हैं। यानी सभी का उदय, सभी का कल्याण सर्वोदय है। सर्वोदय के आधार, किन आधारों पर सर्वोदय को लागू किया जा सकता है? तो सबसे पहला है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब होता है कि आत्म संयम। जब तक आपके अंदर आत्म संयम नहीं होगा तब तक सोसाइटी के अंदर आत्म संयम नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल से ही सोसाइटी बनती है। तो आपके अंदर आत्म संयम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नए समाज की रचना, गांधी जी का मानना था कि वर्तमान समाज अन्यायपूर्ण संबंधों पर आधारित है। समाज तरह तरह के सामाजिक व आर्थिक दोषों से व्याप्त है। यदि इन दोषों को दूर किया जाए तो सर्वोदय का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। विश्व समाज की स्थापना, यदि एक विश्व समाज की स्थापना का प्रयास किया जाए तो सर्वोदय का लक्ष्य प्रभावी हो सकता है। तो सर्वोदय क्या है? इंडिविजुअल से सोसाइटी तक फैलेगा और सोसाइटी से वर्ल्ड लेवल तक ये फैलेगा। सर्वोदय की विचारधारा की विशेषताएं, स्वराज्य प्राप्ति का साधन, स्वराज्य प्राप्ति का साधन। उनका कहना है कि सत्य, प्रेम, दया, अहिंसा, व्रत, सच्ची लगन और निस्वार्थ भावना से सर्वोदय समाज का जन्म होगा। ग्राम स्वावलंबन, यानी सर्वोदय विचारधारा का मूल लक्ष्य जो है वो है आत्मनिर्भर ग्रामों की स्थापना करना। गांव में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देकर लाखों को रोजी रोटी की प्राप्ति होगी। इसके बाद इन्होंने सर्वोदय के लिए विकेंद्रीकरण पर भी बल दिया है और आर्थिक समानता की स्थापना के लिए इन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की वकालत की है। आत्मिक सर्वोच्चता, यानी सर्वोदयी जो एक व्यक्ति होता है, सर्वोदयी जो विचारधारा है उसमें आत्मा की सर्वोच्चता के ऊपर बल दिया जाता है। अहिंसा पर भी इसमें बल दिया जाता है। सर्वोदय राज्य व दल विहीन समाज की स्थापना का पक्षधर है। नैतिकता पर आधारित ये होता है। तो गांधी जी का मानना है कि नैतिकता के आदर्श को प्राप्त किए बिना सर्वोदयी समाज की स्थापना करना संभव नहीं है। समानता व स्वतंत्रता पर बल, गांधी जी ने समानता को सर्वोदय का आधार माना है। समानता के बिना सर्वोदय की स्थापना नहीं हो सकती है। सभी व्यक्तियों को समान पनपने के अवसर प्राप्त होंगे तो सर्वोदय होगा। इसी प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव में भी सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। सर्वोदय के साधन क्या क्या होंगे? सर्वोदय का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाएगा? सर्वोदय समाज बनाया कैसे जाएगा? तो सबसे पहला तो जो मैंने आपको बताया आत्म संयम। आत्म संयम व्यक्ति में होगा तो आत्म संयम परिवार में होगा, समाज में होगा और विश्व में आत्म संयम होगा और सर्वोदयी समाज का गठन होगा। हृदय परिवर्तन, गांधी जी का कहना है कि अहिंसात्मक साधनों द्वारा अमीरों को गरीबों की सहायता करने के लिए मनाना चाहिए। इससे शोषण की समाप्ति होगी और सामाजिक व आर्थिक विषमताओं का अंत होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए पूंजीपतियों के ऊपर। स्वेच्छा से किया गया समाज हित का कार्य ही सर्वोदय की प्राप्ति कर सकता है। भूदान आंदोलन,
तो सर्वोदय मतलब जो गरीब आदमी हैं उनको भूमि प्रदान करने से भी सर्वोदय होगा। गांधी जी का कहना था कि अतिरिक्त संपत्ति को गरीबों में बांटने या समाज के हित में लगा देने से सामाजिक विषमता का अंत होता है। उस विचार को आगे बढ़ाते हुए विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का समर्थन किया। ट्रस्टीशिप व्यवस्था से भी सर्वोदय को आप पा सकते हैं। राज्य व सरकार का जब अंत होगा, क्योंकि राज्य और सरकार क्या होती है, ये होती है शोषण का यंत्र। तो जब शोषण का यंत्र ही खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, सर्वोदय हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ग्रामदान, ये पहला था भूदान, दूसरा है ग्रामदान आंदोलन। गांधी जी ने सर्वोदय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामदान का आंदोलन सुझाया। इस विचार को विनोबा भावे जी ने ही आगे बढ़ाया है। सब लोग अपनी अपनी भूमि ग्राम समाज को दान कर दे। अब जिसके पास ज़्यादा लैंड है वो क्या है, गांव को अपनी लैंड प्रदान कर दे। और जब भूमि पर खेती हो वह खेती समाज के नियंत्रण में होनी चाहिए। प्रत्येक को योग्यतानुसार कार्य करना होगा और उन्हें योग्यतानुसार ही वेतन प्राप्त होगा। इससे संपूर्ण ग्राम एक परिवार का रूप ले लेगा और सर्वोदय का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। आधुनिक समय में गांधी की प्रासंगिकता, तो सारे विचार हमने एक ब्रीफली हमने ये देख लिए हैं और इनके जो जितने भी फैक्ट्स बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो आधुनिक समय में गांधी की क्या प्रासंगिकता है। यद्यपि गांधी जी ने किसी क्रमबद्ध सिद्धांत या दर्शन का प्रतिपादन नहीं किया है, जितने भी इनके विचार हैं वो बिखरे हुए हैं अलग अलग टेक्स्ट के इनके, लेकिन उनके जो विचार है विश्व शांति के लिए बहुत ही प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उनका राजनीतिक चिंतन उदारवाद, मानवतावाद पर आधारित होने के कारण सर्वहारा वर्ग के हितों का पोषक है। उनका राजनीति का आध्यात्मिकरण करने का विचार आज की राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने व राजनीति को जन कल्याण का साधन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देन है। उनका सर्वोदय तथा अहिंसा का सिद्धांत विश्व बंधुत्व की भावना को देने तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मधुरता पैदा करने का अचूक शस्त्र है। उनका सत्य अहिंसा का सिद्धांत निसंदेह मूल्यवान और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कुटीर उद्योग वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल नहीं हो सकते। अब देखो इनकी कुछ आलोचना भी की जा सकती है। पहली आलोचना की जाती है, इन्होंने जो कुटीर उद्योगों का अपना सिद्धांत दिया और बड़े बड़े उद्योगों का इन्होंने विरोध किया कि बड़े बड़े उद्योग नहीं होने चाहिए। अब देखो एलपीजी का ये ज़माना है, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का ये और वैश्वीकरण का ये ज़माना है। अगर यहाँ पे आप कुटीर उद्योगों को ही बढ़ावा देंगे तो आप वर्ल्ड लेवल पर फाइट नहीं कर सकते हैं वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इकोनॉमी के साथ। आज का युग विज्ञान का युग है। नए नए आविष्कारों ने औद्योगिक प्रणाली को यंत्र चालित बना दिया, यानी मशीनी उन्होंने बना दिया है। रोबोट्स का प्रयोग किया जा रहा है, बड़े बड़े और मज़दूरों को वहाँ से हालांकि रिप्लेस किया गया है, लेकिन जब प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्राइस भी गिरेगा। ठीक है। भारत पर हुए पाकिस्तान व चीनी हमलों, अब पाकिस्तान का हमला 1965 और चीनी हमला 1962 भारत की शांतिप्रिय और अहिंसावादी नीति जो कि मिट्टी पलीत की है। यानी मतलब क्या है, जो 1962 का चीनी हमला और 1965 का जो पाकिस्तानी हमला हुआ है उसमें जब हमें चीन से हार का मुंह देखना पड़ा तो गांधीवादी जो फिलॉसफी थी उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई कि गांधी जी बोलते थे नॉन वायलेंस, हम क्या बोलते हैं अपने शस्त्र को बढ़ावा नहीं देंगे, इस तरीके का जो उन्होंने विचार दिया था तो उसकी आलोचना की गई। यद्यपि गांधी जी के सिद्धांत वर्तमान समय में अव्यावहारिक लगते हैं, लेकिन गांधी जी ने अपने सिद्धांतों में सत्य, प्रेम और उदारता के जो नियम बताए हैं वे शाश्वत महत्व रखते हैं। यदि मानवता को तीसरे विश्व युद्ध के विनाश से बचाना है तो गांधी जी के सिद्धांतों को महत्व देना होगा। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी गांधी जी की एक फिलॉसफी। आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।